कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। वेल हाय माय कैंडिड अमन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेल लव लास्ट कैसा लग रहा है आपको? मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। और हाँ, आज का ये एपिसोड ना थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी के अंत में मैं आपसे इसी एपिसोड से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है उसका सही जवाब, ठीक है जी? चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। वन लव लास्ट के एपिसोड 5 में क्या हो रहा है। कमरे के अंदर की हवा में महंगे परफ्यूम और ताज़े फूलों की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। यशस्वी अभी अंदर दाखिल हुई ही थी कि सामने खड़ी मेकअप आर्टिस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम पहले आप मेकअप करवा लीजिए, उसके बाद मैं आपको रेडी कर दूंगी। उसकी आवाज़ प्रोफेशनल और शांत थी। यशस्वी ने एक पल के लिए खुद से ये सवाल किया, अगर ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो उसके लिए ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये आदमी ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा। उसके दिमाग में वेदांश का अजीबोगरीब बिहेवियर घूम रहा था। फिलहाल तो जैसा ये बोल रहा है करती जा यशु, फिलहाल तो तेरे पास कुछ बोलने का मौका नहीं है। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपनी सारी असहजता को अंदर ही दबा रही हो। यशस्वी ने धीमी आवाज में कहा और मिरर के सामने रखी आलीशान कुर्सी पर बैठ गई। मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम शुरू किया। उसने यशस्वी के चेहरे पर बड़ी बारीकी से काम किया। फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश, हर चीज़ इतनी सफाई से लगाई कि यशस्वी की नेचुरल ब्यूटी और निखर कर सामने आने लगी। उसकी आंखों को काजल और लाइनर से ऐसे सजाया गया कि वो और भी गहरी और आकर्षक लग रही थी। होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगाई गई थी, जिससे उसका चेहरा और भी जीवंत हो उठा। मेकअप के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने यशस्वी को दुल्हन का जोड़ा पहनने के लिए मदद की। वो एक बेहद खूबसूरत गहरे लाल रंग का लहंगा था, जिस पर बारीक जरी और सीक्वेंस का काम हुआ था। लहंगे का घेरदार स्कर्ट और मैचिंग चोली उसके फिगर को खूबसूरती से उभार रही थी। यशस्वी ने धीरे धीरे लहंगा पहना, फिर भारी भरकम गहने, गले का हार, झुमके, माथा पट्टी और हाथों में चूड़ा। जैसे जैसे एक एक चीज़ उसके शरीर पर सजती जा रही थी, यशस्वी को लगा जैसे वो किसी और इंसान में बदलती जा रही है। आखिर में मेकअप आर्टिस्ट ने उसके बालों को सलीके से बांधकर एक सुंदर जोड़ा बनाया, जिसे ताज़े फूलों के गजरे उससे सजाया गया था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वो हैरान रह गई। ये वो खुद है क्या? इस तरह से दुल्हन के लिबास में लिपटी वो किसी आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जो उसकी सादगी को, अंदरूनी सुंदरता को और एक साथ सुंदर बना रहा था। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख रंग से रंगे होठ, हाथों में पहना चूड़ा, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। ये मैं हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? इतने अचानक से उसकी जिंदगी ऐसे ऐसे तेजी से बदल रही थी जैसे कोई तेज हवा का झोंका सब कुछ उड़ा ले गया हो। एक पल पहले वो एक आम लड़की थी, अपने भाई के लिए परेशान, और अगले ही पल वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए दुल्हन के लिबास में तैयार खड़ी थी। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर उठ रहा था। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, एक बुरा सपना। यशस्वी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम का डोर खुला, जिसमें वो रेडी हो रही थी। उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। डोर पर कोई और नहीं बल्कि वेदांश खड़ा था। वो अंदर आ चुका था और उसके दरवाजे को नॉक किए बिना ही उसने अंदर आने की जहमत उठाई थी। यशस्वी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा और अविश्वास उभर आया। मिस्टर आहूजा, उसने अपनी आवाज़ में दृढ़ता लाने की कोशिश की। माना कि ये आपका घर है और शायद यही आपका रूम है, लेकिन कम से कम आपको नॉक करके तो अंदर आना चाहिए था ना। उसके शब्दों में एक शिकायत का भाव था। वेदांश ने यशस्वी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसने उसकी घमंडी स्वभाव को और उजागर कर दिया। उसने यशस्वी को सर से पांव तक देखा। उसकी निगाहें एक पल के लिए भी नहीं हटी। वो नज़रों से यशस्वी की तरफ और उसकी तारीफ कर रहा था। आखिर उसने अपना मुंह खोला। अच्छी लग रही हो तुम। उसकी आवाज़ में गर्माहट थी, लेकिन उसमें एक अधिकार भी था। इसके बाद वेदांश ने मेकअप आर्टिस्ट की तरफ इशारा किया, जैसे उसे वहां से जाने का आदेश दे रहा हो। मेकअप आर्टिस्ट खामोशी से अपना सामान समेटती है और बिना सवाल किए वहां से चली जाती है, उसे अकेला छोड़कर। जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट कमरे से बाहर निकली, वेदांश ने दरवाजे को अंदर से लॉक किया। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज़ ने कमरे के सन्नाटे को और गहरा कर दिया और यशस्वी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वेदांश ने कदम अब यशस्वी की तरफ बढ़ाने शुरू किए, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसने एक ऑफ वाइट रंग की बेहद खूबसूरत सी शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर बारीक जरी का काम था।
शेरवानी में उसका मस्कुलर बॉडी फ्रेम और भी उभर कर आ रहा था, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और भी इम्प्रेसिव लग रही थी। उसके बाल सलीके से जेल से सेट किए गए थे, एक भी बाल अपनी जगह से हिला नहीं था। ये उसकी परफेक्शनिस्ट और कंट्रोलिंग आदत को दर्शाता था। उसके हाथ में एक महंगी चमचमाती रिस्ट वॉच थी, जो उसके स्टेटस का बहुत बड़ा सबूत थी, और चेहरे पर वही घमंड जिसने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा कर दी थी। वेदांश जब यशस्वी की तरफ बढ़ रहा था तो यशस्वी भी धीमे से अपने कदम पीछे ले रही थी, जैसे उस पावरफुल शख्स से दूरी बनाना चाह रही हो। उसके दिल में एक अनजाना सा डर था। जब वेदांश करीब आया तो उसने बड़बड़ाते हुए और हड़बड़ाते हुए गुस्से में कहा, ये आप ऐसे करीब क्यों आ रहे हैं मेरे? उसकी आवाज़ में डर और गुस्सा साथ घुला हुआ था। वेदांश के कदम यशस्वी से कुछ कदमों की दूरी पर थम चुके थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो यशस्वी के डर को भाप रहा हो। सोचा शादी से पहले तुम्हें बता दूं कि आखिर तुम ही क्यों? यशस्वी के कान फौरन खड़े हो गए वेदांश की बात पर। यह वो सवाल था जो उसके मन में लगातार घूम रहा था। उसे लगा जैसे वेदांश उसके दिमाग को पढ़ रहा हो। उसकी आंखों में नई चमक आई, एक ऐसी जिज्ञासा जो उसे सब कुछ जानने पर मजबूर कर रही थी। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में उत्सुकता थी। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं ही क्यों? वेदांश ने बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ते हुए पहले अपनी पॉकेट से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। वो एक छोटा मखमली डिब्बा था। उसमें उसने खोलते हुए उसमें से एक बेशकीमती रिंग निकाली। ये एक रेयर डिज़ाइन था जिसमें एक बड़ा चमचमाता हुआ हीरा लगा हुआ था। रिंग को भी खास फरमाइश पर डिज़ाइन करवाया गया था। उसकी चमक कमरे की रोशनी को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। वेदांश ने यशस्वी के नाजुक से हाथ को थामा। उसकी उंगलियां हल्की सी छू गई। यशस्वी को एक सिरहन महसूस हुई, लेकिन वो हिली नहीं। उसकी नज़रें उस हीरे पर टिकी थी जिसकी चमक उसे अपनी ओर खींच रही थी। वेदांश ने धीरे से उस बेशकीमती रिंग को यशस्वी की उंगली में पहना दिया। रिंग उसकी उंगली पर बिल्कुल फिट बैठ गई थी, जैसे वो उसी के लिए बनी हो। ये सिर्फ एक रिंग नहीं थी, ये एक प्रतीक था उनके कॉन्ट्रैक्ट का, एक अनजाने रिश्ते की शुरुआत का। वेदांश की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपना पहला दाव चल दिया हो। यशस्वी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा जैसे ये रिंग सिर्फ उसकी उंगली पर नहीं बल्कि उसके भविष्य पर एक मोहर लगाती है। यशस्वी का मन अंधेरे में डूब गया। उसे लगा जैसे उसकी पहचान, उसकी आज़ादी, सब कुछ इस चमक के पीछे छिप गई है। उसकी आंखें फौरन वेदांश पर टिक गई, जो किसी इमोशनलेस मशीन जैसा दिख रहा था, जिसके चेहरे पर सिर्फ घमंड का भाव था, बेपरवाही का भाव था। यशस्वी ने अपनी आवाज़ में निराशा और थोड़ी सी खिज भरते हुए कहा, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी आवाज़ में लाचारी थी, जैसे वो अपने सामने खड़ी दीवार को भेदने की कोशिश कर रही हो। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? ये सब क्या ड्रामा है? उसने अपने हाथों को हल्का सा झटका, जैसे उसे इस पूरे दिखावे से घुटन महसूस हो रही हो। वेदांश ने यशस्वी की बात को अनसुना करते हुए अपने पॉकेट से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। ये एक छोटा सा सादा सा डिब्बा था, गहरे नीले मखमल का, जिसमें शायद शादी की दूसरी अंगूठी थी। उसने वो डब्बा यशस्वी के हाथ में थमाया और बिना किसी भावना के उससे कहा, जल्दी से ये फॉर्मेलिटी पूरी करो। उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी, जैसे वो कोई काम निपटा रहा हो और यशस्वी उस काम का एकमात्र हिस्सा हो। यशस्वी बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने खड़ी इस शख्सियत को देख रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, घमंड का। उसे लगा जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक पत्थर की मूरत से बात कर रही हो, एक ऐसी मूरत जिसे फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। यशस्वी ने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए गुस्से से पूछा, अगर आपको ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही करनी है, अपनी बच्ची के लिए ही करनी है, तो फिर आप ये सब दिखावा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में दर्द और बेचैनी थी। उसे ये सब अब अपमानजनक खेल लग रहा था, जहाँ उसकी फीलिंग्स का कोई मेल नहीं था और कोई मोल भी नहीं। इस दिखावे का मतलब क्या था आखिर? वेदांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने यशस्वी के हाथ को पकड़ा, जिसमें अभी भी दूसरा ज्वेलरी बॉक्स था, और खुद ही उसमें से अंगूठी निकाली। उसकी उंगलियां इतनी मजबूत थी कि यशस्वी हिल भी नहीं पाई। वेदांश ने उस अंगूठी को ज़बरदस्ती अपनी उंगली में पहनवाया, जैसे यहाँ सिर्फ उसकी इच्छा मायने रखती हो, ना कि यशस्वी की। ये एक तरह की बेइज्जती ही थी, एक ज़बरदस्ती जो उसके आत्मसम्मान को कुचल रही थी। यशस्वी ने एक झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए, जैसे उसने किसी जलती हुई चीज़ को छुआ हो। उसकी सांसें तेज हो गई और आंखों में गुस्सा और निराशा एक साथ उमड़ आया। अगर आपका ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे बताएंगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों चुना? ये वो सवाल था जो उसके मन में कई देर से घूम रहा था। अजीबोगरीब सिचुएशन में फंसे होने के बाद भी यही चीज़ थी जो उसके दिमाग में थी। वेदांश एकदम से पलटा। उसकी पीठ यशस्वी की तरफ थी, जैसे वो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाने से
थोड़ा पहले इंतजार करवाना चाहता हो या शायद अपनी बात शुरू करने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। उसने अपनी आवाज को गहरा करते हुए कहा, तानी को जानती हो तुम? यशस्वी ने फौरन बिना सोचे समझे जवाब दिया। उसके दिमाग में एक प्यारी सी बच्ची का चेहरा घूम गया जिससे वो कुछ वक्त पहले ही मिली थी। तन्मय ओझा। वेदांश धीरे से पलटा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी, एक गहरी भावना जो शायद कभी दिखती नहीं थी। हाँ, तन्मय आहूजा। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था, जैसे ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उसके लिए सब कुछ हो। यशस्वी ने उम्मीद और हैरानी से वेदांश से पूछा। उसकी आवाज़ में उत्सुकता थी, एक नई पहेली को सुलझाने की बेचैनी। तो वो आपकी बेटी है? वेदांश ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी बेटी है। उसके शब्दों में एक ठहराव था, जैसे ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सच हो, उसकी कमजोरी और उसकी ताकत दोनों। यशस्वी ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए उससे कहा। उसकी आवाज़ में अब दुख सिमटा हुआ था। लेकिन उसके तो मॉम डैड, उनकी डेथ हो गई थी ना एक कार एक्सीडेंट में। वो बच्ची तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। उसे याद आया कि वो छोटी सी बच्ची कितनी डरी हुई थी और कितनी गुमसुम थी जब यशस्वी उससे पहली बार मिली थी। उसने अपनी मॉम डैड को भयानक हादसे में खो दिया था। उसकी आंखों में उस बच्ची का वो दर्द साफ दिख रहा था। वेदांश की आंखों में एक पल के लिए कुछ और उभरा, शायद दर्द, शायद पुरानी यादें, लेकिन वो जल्दी से छिप गया। उसकी जगह वही सर्दपन लौट आया, जैसे उसने अपनी फीलिंग्स पर एक मजबूत पर्दा डाल दिया हो। तुम उसकी सबसे फेवरेट टीचर रही हो, उसने कहा, लेकिन उसके शब्दों में गहराई थी। और वो तुम ही थी जिसकी वजह से उसने खुश रहना शुरू किया था। वेदांश ने गहरी सांस ली, जैसे उन दिनों को याद कर रहा हो जब तानी ने जिंदगी में फिर से खुशियां ढूंढना शुरू किया था और उन खुशियों का कारण यशस्वी थी। फिर तुमने वो स्कूल छोड़ दिया और मेरी तानी फिर से वही तानी बन गई, शांत, अकेली और उदास। उसके शब्दों में एक हल्की सी कसक थी जो उसके छिपाने से छिप नहीं पा रही थी। यशस्वी उसे महसूस कर सकती थी। वेदांश की आवाज़ में निराशा थी, जैसे वो अपनी भतीजी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वेदांश ने यशस्वी की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आवाज़ में अब गंभीरता थी, एक शिकारी जैसे जिसने अपना शिकार खोज लिया हो और अब उसे अपनी रणनीति बता रहा हो। यू हैव नो आइडिया कि तुम्हें ढूंढने में मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तुम्हारी हर डिटेल, तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात, सब कुछ मैंने मॉनिटर किया। उसकी आवाज़ में संतुष्टि थी, जैसे वो अपने इस प्लान पर गर्व महसूस कर रहा हो। तुमसे शादी करना मेरा प्लान था और तुम्हें खुद तक लाना भी मेरा प्लान था। उसकी आंखों में एक शरारत थी, जैसे वो यशस्वी की बेबसी पर हंस रहा हो, उसकी हर चाल को पहले से ही जानता हो। मैंने ही तुम्हारी दोस्त तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि यहाँ नैनी के इंटरव्यू के लिए हमें एक कैंडिडेट चाहिए, जिसके बाद तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो यशस्वी के दिमाग में हर पहेली को सुलझा रही थी, उसे अपनी बेबसी का एहसास करा रही थी कि वो सिर्फ एक प्यादा थी इस खेल में। मुझे इंटरव्यू लेने का सिर्फ दिखावा करना था क्योंकि तुम वहाँ पहले ही आ चुकी थी। उसके शब्दों में एक निर्मम सच्चाई थी जो यशस्वी के दिल में गहरा घाव कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें और संघर्ष एक बड़ा खेल का हिस्सा थे जिसका मास्टरमाइंड वेदांश था। यशस्वी इन सब बातों से हैरान थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक एक करके बातें अब डॉट्स कनेक्ट करने लगी। वेदांश की बातें, राधिका को मिली इन्फॉर्मेशन, नैनी के इंटरव्यू का ड्रामा, सब कुछ अब समझ में आ रहा था। वो वेदांश की सोची समझी साजिश का शिकार बन चुकी थी, एक ऐसी साजिश जिसे वो चाहकर भी निकल नहीं सकती थी। लेकिन इस खुलासे के बावजूद उसके मन में तानी के लिए एक गहरी फिक्र थी, उस मासूम बच्ची के लिए जिससे वो बहुत वक्त से मिली नहीं थी। उसने वेदांश से सीधे एक सवाल पूछा, उसकी आवाज़ में बेताबी थी। तानी कैसी है? तानी कहाँ है वो? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वेदांश ने सिर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी और कोई भाव नहीं। फिलहाल हम पहले शादी करने वाले हैं, उसके बाद तुम तानी से मिलोगी। उसके शब्द में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ ऑर्डर था, एक ऐसा ऑर्डर जिसे टाला नहीं जा सकता था। यशस्वी ने वेदांश से पूछा। उसकी आवाज़ में अब एक हल्की सी चुनौती थी, एक बेबस सा विरोध। तो आप तानी की वजह से मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप सच में मुझे उसकी नैनी की तरह भी हायर कर सकते थे। मैं उस बच्ची का ख्याल खुशी खुशी रखती। उसके लिए मुझे मजबूर करने की क्या ज़रूरत थी? इस ड्रामा की क्या ज़रूरत थी? उसे लगा कि वेदांश ने उसे बेवजह इस रिश्ते में बांधा है जब एक सीधा रिस्पेक्टेड रास्ता था। वेदांश ने यशस्वी की तरफ गहरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो कुछ और छिपा रहा हो, कुछ ऐसा जो अभी भी रहस्य बन चुका हो। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। अभी तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है यशस्वी। उसकी आवाज़ में एक मिस्ट्री थी, एक वार्निंग जो यशस्वी के रोंगटे खड़े कर रही थी। सिर्फ तानी ही वो वजह नहीं है जो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ।
उसके अलावा भी एक वजह है जो तुम्हें शादी के बाद पता चलेगी। वेदांश के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसने यशस्वी के दिल में एक नया डर पैदा कर दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी के इरादे क्या है और वो कौन सा राज छुपा रहा है जो शादी के बाद ही खुलेगा। कमरे की हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया और यशस्वी को लगा जैसे वो एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे निकल पाना अब उसके बस का नहीं है। उसकी जिंदगी एक ऐसी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी जहां से रोशनी का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। क्या है वेदांश की दूसरी वजह जिसने उसे यशस्वी से शादी करने पर मजबूर किया? क्या ये राज यशस्वी की जिंदगी को और भी गहरा अंधेरे में धकेल सकता है, या ये एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। लेकिन आज का सवाल तो सुनते जाओ यार। आज का सवाल ये है, जब यशस्वी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और वेदांश वहां पर आया था तो उसने उसको क्या गिफ्ट दिया? ये आपको मुझे बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर। जो लकी विनर होगा उसके नाम को मैं दूंगा शाउट आउट हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि तेरे होने लगी हूं के एपिसोड में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।